हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो है क्लास 10th की जो है पाठ है वास्तविक संख्याएं, इसका जो है फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ जो है अन्य संख्याओं को भी समझना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को भी समझने से पहले हम कुछ जो है अन्य बातों को समझ लेते हैं। तो जैसे कि कुल अंक कितने होते हैं। कुल अंक अगर हम चर्चा करें तो कुल अंक कितने होते हैं। कुल अंक होते हैं 10। कौन कौन से होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारे कुल 10 अंक हैं। ठीक है, इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याएं जो है बनती हैं। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। ये कुल 10 अंक है। तो सबसे पहले में समझना है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचर, जैसा कि नेचर से संबंधित है। ठीक है, तो नेचर, हमारा नेचर क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। ठीक है, तो कोई भी गिनती की जब हम शुरुआत करते हैं, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कहता है कि हम उसकी शुरुआत कहां से करते हैं। 1 से करते हैं। कहां से। 1। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत जो है 1 से होती है। कहां से होती है। 1 से होती है। ठीक है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे जो है चलते रहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती हैं, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो है हम समझ लिए कि सबसे छोटी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है। 1। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, जब यह प्राकृतिक संख्याएं बनी उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 0 है। तो 0 का प्रयोग जो है इस प्राकृतिक संख्या में नहीं किया गया। ठीक है, तो 0 का प्रयोग किया गया, लेकिन जो है जैसे कि आगे चलकर हम देखते हैं कि 10 हो गया। ठीक है, तो 10 लिखा गया, तो 10 में जो है 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 को मिला करके जो है तो 10 बनाया गया, लेकिन इसको अलग से रखा नहीं गया। ठीक है, तो ये जो इस प्राकृतिक संख्या को जो है अपूर्ण माना गया। बाद में जो है जो ये 0 है, तो 0 को जो है यहाँ सबसे पहले रख करके उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को रख दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे रख दिया गया। बाद में हमारी जो है पूर्ण संख्याएं कंप्लीट हो जाती हैं, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं बनाएगी। जब प्राकृतिक संख्या अपूर्ण थी तो पूर्ण संख्या बनाएगी। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है। जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान। ठीक है, धनात्मक मान में जैसे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम जो है ये जो है शून्य को लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान लेते हैं -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पूर्णांक में कौन कौन आता है। प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक मान, ऋणात्मक मान और शून्य का समूह जो है पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से 1, 2, 3 जो स्टेप बताया गया, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। 0। सबसे छोटी संख्या 0 होती है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी नहीं होती है, इसमें भी सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो पूर्णांक में जो है, पूर्णांक समझ लिया हम कि प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक मान और ऋणात्मक मान शून्य का समूह होता है। ठीक है,
अब हम समझेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या समझेंगे? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके जो है सिर्फ दो गुणनखंड हो। कितने? दो गुणनखंड हो। तो आइए हम सबसे पहले अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे गिनती ले लेते हैं, ये जो गिनती लिखी गई है 1 2 3 4 5, या यहां से ले लेते हैं एक। एक ऐसी संख्या, एक को छोड़ दिया जाए, ठीक है, एक को छोड़ करके यहाँ दो से शुरू करते हैं, ठीक है। दो जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है। दो क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों दो अभाज्य संख्या है? तो दो का जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक गुणे दो, ठीक है, एक दुक्के दो। तो दो का जो है दो गुणनखंड आ रहा है, कितना आ रहा है? दो आ रहा है, ठीक है। या तो हम अभाज्य संख्या को ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, एक दुक्के दो, दो करना दो, एक और दो से ही विभाजित होगी, अर्थात एक से कट रही है और स्वयं से कट रही है, तो उसी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर और जैसे ले लेते हैं तीन। तीन लेंगे तो एक गुणे तीन, एक से कटेगा और तीन से कटेगा, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार कर लेंगे तो चार इसमें आएगा, हमारा भाज्य संख्या है। क्यों है? तो चार। चार को हम देखते हैं कि एक चौके चार, दो दूनी चार, चार का नाम चार, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक से कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, किसी और से कट रही है, वह कौन सी संख्या है? दो है। दो से भी कट रही है, इसलिए जो है भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या हम समझ लिए। और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं के जो संख्या होगी उसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, और अभाज्य संख्या जो होगी उसके जो है सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। पहला गुणनखंड होगा एक और वह स्वयं होगा, ठीक है। यहां तक हम समझ लिए। अब आती है बात सम संख्या की। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो। तो जैसे दो से विभाजित होने वाली है दो है, और दो से विभाजित होने वाली 4 6 8 10, ऐसे इसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सम संख्याओं के ठीक पूर्व आती हैं, अर्थात पहले आती हैं। तो इन सम संख्याओं के पहले कौन आएगा? दो के पहले आएगा एक, चार के पहले आएगा तीन, छह के पहले आएगा पांच, आठ के पहले आएगा सात, 10 के पहले आएगा 9, ऐसे चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? दो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, जो कि सम होती है। क्या होती है? सम संख्या है, परंतु यह अभाज्य संख्या है। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, ठीक है। कौन सी संख्या होती है? 1। तो यहां तक हम समझ लिए। अब हम समझेंगे कि परमेय संख्याएं क्या होती है। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q क्या? हमारा हर है। क्या है? ये p के अंश है और q हर है। जहां पर p तथा q क्या होना चाहिए? दो धनात्मक अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दो धनात्मक अभाज्य। अभाज्य मतलब दोनों एक दूसरे से न कटें, ठीक है। और कटेंगे किससे? एक से कटेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे जैसे 1/2। 1/2 क्या है? हमारा परमेय संख्या है। क्यों है? 1 और 2 सह अभाज्य है। सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब
विभाजित ना हो, ठीक है, सह अभाज्य हो, ठीक है। अब जैसे 1/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं, ये सभी संख्याएं जो हैं परमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? परमेय संख्या, क्योंकि 1/2, 1/3, 2/3, 5/7 ये सब क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि HCF, मतलब HCF PQ इक्वल टू 1, अर्थात ये अंश और हर का जो है HCF कितना आना चाहिए? 1। अंश और हर का HCF 1 आ रहा है तो हम कहते हैं कि वह जो है हमारी परमेय संख्या है, ठीक है। अब एक हम देख लेते हैं, जैसे कि 2/4, बताइए कि 2/4 क्या परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? ठीक है, 2/4 जो है हमारा परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 2 और 4 का HCF जो है 2 है। 2 और 4 का HCF क्या है? 2 है, इसलिए जो है 2/4 जो है परमेय संख्या नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 2/4 क्या सह अभाज्य पूर्णांक है? सह अभाज्य, सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब जो कटेंगे, तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 4 सह भाज्य है। क्या है? सह भाज्य है, 2 4 से कटेगा, ठीक है। 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये निकल कर आ रहा है कि 1/2, तो 1/2 देखो यहाँ पर 1/2 परमेय संख्या है, परंतु 2/4 परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ लिए कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अपरमेय संख्याएं की, ठीक है। तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को जो है हम अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई भी क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर जो है अपरमेय संख्या और कौन हो सकती है? ठीक है, अपरमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो भी जो है अपरमेय संख्याएं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि 1.10, 100, 100, 100, ऐसे यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दशमलव का जो प्रसार है, दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और ये कट भी नहीं, मतलब शांत भी नहीं है। क्या है? शांत भी नहीं, अशांत है। कैसे हैं? अशांत है और इधर अनावर्ती है, इधर अशांत और अनावर्ती। तो ऐसी संख्याओं को जो है हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या जो है ये परमेय और अपरमेय, ठीक है, ये परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है, इनको मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं हो जाती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परमेय और अपरमेय का समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो बता दो हाँ होती हैं। क्यों? जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं में रहती हैं, ठीक है। और जितनी अपरमेय संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं, तो बता देना है नहीं, क्योंकि सभी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय होती हैं, तो उत्तर में आएगा नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ लिए। अब हम समझने वाले हैं आगे जो है क्या समझेंगे कि
अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो मान लीजिए हमें जो है दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है। तो जिसमें जो है ए बड़ा है बी से, ए जो है ए ग्रेटर देन बी है। तो इसको जो हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में ले सकते हैं, जहां जहां ये आर का जो वैल्यू है आर, ये लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो संख्याएं दी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो है b से सदैव छोटा होता है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं। तो a और b, मान लीजिए a बराबर आपका 25 हो गया, तो b बराबर आपका हो गया 6, ठीक है। a और b ले लीजिए, तो a में b का भाग देते हैं, ठीक है। जब हम a में b का भाग देंगे, अर्थात 25 में 6 से भाग देते हैं, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, घटाने पर कितना आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, ये 0 हो जाएगी। ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये क्या है, क्वोशिएंट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, q, ठीक है। और ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे b, और यहाँ पर जो है ये हमारा a हो गया, ठीक है। क्योंकि यही फार्मूला हमारा है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो हिंदी में लिख लेते हैं इसको कि ये भाज्य है, ठीक है। तो लिखेंगे भाज्य, क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमारा कितना है, 25 है, और भाजक कितना है हमारा 6 है, और भागफल कितना है 4 है, शेषफल कितना है 1, ठीक है। तो 25 किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 धन 1 के रूप में, ठीक है। तो 6 चौक 24, 24 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 25, तो ये जो चीज है वही ये भी चीज है, ठीक है। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग यस्यव ज्ञात करने में किया जाता है। किसमें, यस्यव ज्ञात करने के लिए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यह जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जो हम पढ़े इसके पहले, एक सिद्ध किया हुआ कथन था। तो उसी के प्रयोग से जो है हम स्टेप बाय स्टेप जब हम यस्यव ज्ञात करते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। एक श्रृंखलाबद्ध जो है, जब हम उसको प्रॉब्लम्स को, समस्या को हल करते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। सारी बातें आपको इस चैप्टर की समझा दी गई है। अब इसके आगे जो है हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या में कोई संख्या लिखी जाती है तो संख्या में कौन कौन होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। क्या होता है, हर। यहाँ जो हर है, हर से हम सारी बातें बताएंगे, ठीक है,
कि उसका दसवां प्रसार कैसा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है हमारा, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा हो, जैसे 2 घाते यम के रूप का हो। कैसा हो, 2 घाते यम, अर्थात हर में संख्या 2 2 2 2 बार बार आ रही है। ठीक है, तो उसको हम 2 घाते यम लिख सकते हैं। तो जो लिखेंगे तो ये संख्या का दशमलव प्रसार, अर्थात अंश में जब हर से हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा, कैसा मिलेगा, शांत मिलेगा। क्या मिलेगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, अर्थात पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि हर 5 घाते यम के रूप का हो। ठीक है, तो भी जो है हमारा दसवां प्रसार कैसे मिलेगा, शांत मिलेगा, कि पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी बात है, ठीक है, यदि हर में जो है कौन कौन हो, 2 भी हो, 5 भी हो, इसके साथ 2 5 के अलावा 2 और 5 दोनों मतलब हर में दोनों हो। ठीक है, 2 भी हो 5 भी हो। ठीक है, 2 घाते यम 5 घाते यम हो, अगर दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो भी जो है हमारा दसवां प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा, दसवां प्रसार शांत होगा। चौथी बात आती है, यदि हर में ये 2 और 5 के साथ साथ कोई अभाज्य संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे 2 घाते यम और 5 घाते यम, इसके साथ साथ में कोई संख्या जैसे 3 आ जाए। ठीक है, या तो 7, अगर ये सब आ जा रहे हैं तो हमारा दसवां प्रसार कैसा आएगा, दसवां प्रसार आएगा अशांत आएगा। कैसा आएगा, अशांत आएगा और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत होगा आवर्ती होगा। फिर 5वें पॉइंट में, यदि ये जो हर है, यदि हर में कौन कौन संख्या आ जाए, मान लीजिए 2 5 को छोड़ करके 3 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 5 को छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कौन कौन आएगा, 3 7 11 13, यदि इस प्रकार की संख्याएं हर में आ रही हैं तो जो है हमारा दसवां प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम बिना भाग किए, ठीक है, बिना भाग किए तो हम बता सकते हैं, कोई भी संख्या आपको दी गई है तो हम बता सकते हैं कि संख्या का दसवां प्रसार कैसा होगा। ठीक है, यदि आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।